प्रेम स्वरूप, आत्म स्वरूप आप सबको अम्मा का नमस्कार। C20 के इस अति सम्मानित सम्मेलन में भाग लेना और इस प्रयास कमेटी के परिचालक विशिष्ट सदस्यों से, CSO और NGO के प्रतिनिधियों से जो इस सम्मेलन में अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत करेंगे, व्यक्तिगत रूप से मिलना अम्मा के लिए बहुत हर्ष का विषय है। आज मानवता के सामने अनेकों चुनौतियां हैं, सूक्ष्म स्तर पर भी कई चुनौतियां हैं जिन्हें अभी हम देख या जान नहीं पा रहे हैं। इस समय मनुष्य को दो गुणों की आवश्यकता है। पहला, समस्या को समझने की क्षमता। दुर्भाग्यवश मनुष्य उस विद्यार्थी जैसा है जो परीक्षा के एक दिन पहले ही पढ़ाई शुरू करता है। हम ठीक ठीक तभी सोचते हैं जब आपदा सिर पर आ खड़ी होती है। तभी हमें एहसास होता है कि अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। कोविड महामारी के 3 साल का समय परीक्षा काल था। इस संकट काल में लोगों ने संकल्प लिया कि भविष्य में वे बेहतर बनेंगे। हमने अपना दृष्टिकोण बदलने का संकल्प लिया, लेकिन ऐसे संकल्प ज्यादा समय तक टिकते नहीं। लोग फिर से अपने पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। भविष्य एक का नहीं, एकता का है। एकाकी राज्यों या समूहों का कोई भविष्य नहीं है। ये प्रकृति की मानवता को चेतावनी है। वरन भविष्य उनका है जो एकता और सहकारिता में विश्वास रखते हैं। मनुष्य को एक सीमा तक स्वातंत्र्य प्राप्त है, जिसके आधार पर लोग अपनी जीवन शैली का चयन कर सकते हैं। किंतु हम टेलीविजन के चैनल्स की तरह अपनी मनमानी से प्रकृति के नियमों को नहीं बदल सकते। सबका समावेश ईश्वर और प्रकृति का स्वभाव है और अलग थलग चलना केवल मनुष्य का स्वभाव। इस जगत में रहने वाले हर व्यक्ति को समावेश के वैश्विक नियम का पालन करना ही होगा। यदि मनुष्य बलपूर्वक अपने अलगाववाद को थोपेगा तो परिणाम होंगे अशांति और समस्याएं। आज जो हम देख रहे हैं वो जगत के ताने बाने में मनुष्य के हस्तक्षेप का परिणाम है। तो पर्यावरण के संरक्षण और परिवर्तन के साथ साथ हमें अपनी मानसिकता में भी परिवर्तन करने को भी तत्पर रहना चाहिए। पुराने जमाने में माता पिता अपने बच्चों से कहते थे, अच्छा व्यवहार करो, सच बोलो, सबसे प्रेम करो, दूसरों की सहायता करो और अच्छे से पढ़ाई करो। जबकि आज हम माता पिता को अपने बच्चों से कहते सुनते हैं, चतुर बनो, दुनियादारी समझो, जीतो और अपने से कमतर लोगों से मित्रता न करो। किंतु पुराने जमाने में माता पिता बच्चों को कैसे पालते थे? जिस गांव में मेरा जन्म हुआ वहां लगभग 1000 घर थे। उनमें से लगभग 100 परिवारों के पास ही स्थिर आय वाली नौकरियां थीं। शेष 900 परिवार की आय का साधन मछली पकड़ना ही था। जिस दिन कुछ कमाई होती तो खा लेते, वरना भूखे रहते थे। उनके बैंक खाते भी नहीं होते थे। उन दिनों पूरा का पूरा कस्बा एक संयुक्त परिवार जैसा था। हमारे घर जब भोजन तैयार हो जाता तो मेरी माँ कहती, वो पड़ोसी आज अभी तक लौटा नहीं है, उसके बच्चे भूखे होंगे। 2-3 बच्चों के लिए पर्याप्त भोजन बांधकर वो मुझे उनके यहाँ दे आने को कहती। उन्हें अपने बच्चों की चिंता भी होती और वो कहती, रुको जरा, मैं तुम लोगों को थोड़ी देर में खाने को देती हूँ। थोड़ी देर बाद वो हमें खाने को देती, पर पहले किसी अनपेक्षित अतिथि के लिए भोजन निकाल कर रख लेती। अगर हमारे खाते खाते कोई आ जाता तो माँ उन्हें भरपेट खिलाती और हमें घिसे हुए नारियल के साथ केवल भात का पानी ही देती। अतिथि खा पी कर चला जाता तब भी माँ यही सोचती कि अतिथि संतुष्ट होकर पेट भर भोजन पाकर गया या नहीं। ऐसा आदर्श स्थापित किया था माँ ने। आज दयालु और सहायक होने को दुर्बलता का चिन्ह माना जाता है, जबकि झूठ फरेब को शक्ति का। बच्चों को पालने का ये तरीका तो महाभारत के धृतराष्ट्र और गांधारी द्वारा धूर्त पुत्र दुर्योधन के पालन पोषण जैसा है। बच्चों को मूल्य स्कूल में और घर में माता पिता से भी मिलने चाहिए। यदि छोटी उम्र में मूल्य पाएंगे तो ये उनमें पक्के जम जाएंगे। जैसे यदि सीमेंट से बनी ताज़ा फर्श पर कोई पाँव रखे तो निशान सदा के लिए रह जाता है। 60 वर्ष पूर्व मैं जब चौथी कक्षा में थी तो लगभग 60 बच्चे होते थे एक कक्षा में। उनमें से 1/4 दोपहर को भोजन के लिए घर आते थे।
15-20% ऐसे थे जो खाना लेकर आते थे। शेष बच्चे केवल थोड़ा पानी पीकर भूखे पेट पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे होते। उनमें से किन्हीं ने तो नाश्ता भी नहीं किया होता था। 2 घर दूर रहने वाली मेरी सहेली हमेशा ढेर सारा खाना लेकर आती और थोड़ा सा खाकर बाकी फेंक देती थी। अम्मा ने उससे कहा, तुम अपनी जरूरत से ज्यादा खाना लाती हो, क्यों ना हम दोनों अपने खाने का एक हिस्सा किसी भूखे सहपाठी के साथ बांट लें। वो मान गई। यूं हम दोनों अपना खाना बांटकर खाने लगीं। 2-3 दिन बाद कुछ दूसरे बच्चे भी हमारी देखा देखी अपना खाना साझा करने लगे। 15 दिनों के अंदर ही सब भूखे बच्चों को दूसरे बच्चे खाना साझा करने के लिए बुलाने लगे और आखिरकार ऐसा हुआ कि कक्षा में कोई भी भूखा नहीं रहता था। इस तरह हम थोड़े सचेत रहें तो परिवर्तन ला सकते हैं। इस दुनिया में 2 तरह की गरीबी है। एक है अन्न, वस्त्र और आवास की गरीबी और दूसरी है प्रेम एवं करुणा की। हम में प्रेम और करुणा हो तो पहली तरह की गरीबी का दुख दूर कर पाएंगे। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में लंबी छलांग, इस पर विद्यार्थियों में इंटरनेट का दुरुपयोग और ड्रग्स का लगातार बढ़ता उपयोग आज के संकट काल में आग में घी का काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम तकनीकी को लें, इससे मनुष्य के जीवन में क्रांति आ गई है, लेकिन इसके नकारात्मक पक्ष मानव जाति के भविष्य के संबंध में चिंताजनक प्रश्न खड़े कर रहे हैं। आज हम नई पीढ़ी को विवेक, बुद्धि और नैतिक मूल्यों से विहीन पाते हैं। परिणाम हिंसा, जो अनेक रूपों में बढ़ रही है। हम हमेशा डरे डरे से रहते हैं। गली मोहल्ले में चाहे खरीदारी के लिए जाएं, ऑफिस जाएं, घर में बैठे बच्चे को दूध पिला रहे हों, नहाते धोते समय या कहीं भी, हमें पब्लिक वॉशरूम में जाने या पब्लिक में गुनगुनाने तक से डर लगता है। इसके बावजूद हम अपने आप को आधुनिक और प्रगतिशील कहने में गौरव का अनुभव करते हैं। अतीत में मित्र और शत्रु में भेद करना आसान था, पर आज नहीं। कौन मित्र है और कौन शत्रु, कोई नहीं जानता। कि कब कोई मित्र तुम्हारा विरोधी बन जाए या कहाँ, कब और कैसे कोई शत्रु तुम पर प्रहार कर दे। अम्मा को एक कथा याद आती है। एक गांव में एक कुख्यात बदमाश रहता था। सूर्यास्त से पहले ही वो गांव के चौराहे पर जा खड़ा होता और हर गुजरने वाले को वो परेशान करता, महिलाओं को छेड़ता, पुरुषों के साथ मारपीट करता और जो होता उनसे लूट लेता। उसकी बदमाशी से डरकर लोग संध्या समय उस रास्ते से जाने से बचकर आजू बाजू की सड़कों से आने जाने लगे। एक दिन अचानक गांव भर में खबर फैल गई कि बीमारी से उस बदमाश की मृत्यु हो गई है। कुछ दिन बाद एक पत्रकार उस गांव में आया। उसने गांव के लोगों से पूछा, अक्सर सूर्यास्त के बाद महिलाएं ही अंदर रहती हैं, पर यहाँ मैं देखता हूँ कि सूर्यास्त के बाद कोई पुरुष भी नहीं दिखाई देता। गांव वालों ने कहा, जब वो जिंदा था तो हम जानते थे कि वो चौराहे पर वहाँ खड़ा होगा। हम उस रास्ते से बच निकलते और मुसीबत से बच जाते थे, लेकिन अब उसका भूत हमें सता रहा है। उसका कोई रूप विशेष नहीं होता। अब किसी को नहीं मालूम वो कब, कैसे और कहाँ और किस रूप में हम पर हमला कर दे। अब तो सूक्ष्म रूप में होने के कारण वो पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया होगा। इसी प्रकार हमारे नए आविष्कार और परिष्करण अक्सर एक नकारात्मक पक्ष साथ लिए आते हैं। पहले जो समस्याएं स्पष्ट थीं, व्यक्त थीं, अब वे स्थूल से सूक्ष्म होने के कारण अधिक शक्तिशाली हो गई हैं। तकनीकी बहुत महत्वपूर्ण है। इसने सुविधाएं बढ़ाकर जीवन को सुखद बना दिया है, लेकिन साथ ही तकनीकी का दुरुपयोग भी बढ़ गया है और इसके खतरे भी। यही कारण है कि लोगों के बीच लाने से पहले किसी भी नए आविष्कार के नकारात्मक पक्ष पर भी गहन रिसर्च करनी आवश्यक हो जाती है। नूतनता के नाम पर पुराने को कुचलना श्रेयस्कर न होगा। इस पर एक कहावत खरी उतरती है कि उपचार से रोकथाम बेहतर है। नए आविष्कार का तात्पर्य जोखिम भी हो सकता है। इससे पहले कि ऐसे आविष्कार समाज के लिए स्थायी सिरदर्द बन जाएं, हमें उनके संभावित नकारात्मक प्रभावों के समाधान ढूंढने होंगे। जगत में बहुत से अनुभव होंगे, कुछ कटु कुछ मधुर। दोनों को ही अंतरावलोकन के अवसर मानना चाहिए। ये जगत भिन्न भिन्न रंग रूपों के फूलों समान विभिन्न लोगों से गुंधा हुआ सुंदर सा हार है।
फूलों की विविधता इसकी सुंदरता और सुगंध में चार चांद लगाती है। विविधता का ऐसा स्वस्थ मिलन मानव संस्कृति के लिए जरूरी है। कोई एक राष्ट्र, एक जाति या धर्म विलग नहीं रह सकता। ये पृथ्वी हम सबकी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के कल्याण हेतु कई सरकारी योजनाएं शुरू की। इनसे भारी परिवर्तन भी हुआ। यहाँ अम्मा कुछ उदाहरण देना चाहेंगी। कोई 10 वर्ष पहले आश्रम ने कई राज्यों से कुछ गांवों को गोद लिया था। इन गांवों में से कुछ गरीब गांव मुख्यतः गेहूं की खेती करते थे और प्रधानतः गेहूं पर ही उनका भोजन आधारित था। वे गेहूं बेचकर सब्जियां ले सकते थे, पर उन्होंने इसे जरूरी नहीं समझा। सही पोषण के अभाव में उनमें कई तरह की बीमारियां पैदा हो गईं और उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी कम हो गई। कुछ अन्य गांवों में लोगों को जलवायु के परिवर्तन से ऋतुओं में आए परिवर्तन का ज्ञान नहीं था। वे अपने पूर्वज की ही तरह खेती करते रहे। सही समय पर वर्षा न होने के कारण फसलें नष्ट होने लगी और वो मरने लगे। इनमें से अधिकांश गांव छोड़कर बाहर काम करना नहीं चाहते थे और इसलिए अपने गांव में ही भूखे पड़े रहते। दूसरे गांव में वर्षा के क्रम में परिवर्तन के कारण आय घट जाने पर वे भांग की खेती करने लगे। उन्होंने बताया कि भांग की खेती से उन्हें अधिक पैसा मिलता था, 3 महीनों में लगभग 5 लाख। तो जब उनकी नियमित जीवन शैली थोड़ी भी अस्त व्यस्त हुई तो उन्होंने गलत विकल्पों का चयन करके बहुत से जीवन बर्बाद कर दिए। सरकार ने जल संचयन की कितनी परियोजनाएं शुरू की, किंतु दुर्भाग्यवश इन ग्रामीणों को न तो योजनाओं के विषय में जानकारी थी और न ही आवेदन भर के उनका लाभ उठाने की। इसलिए वे इसके लाभ से भी वंचित रह गए। आश्रम द्वारा गोद लिए गांव में हमने जल संचयन प्रणाली की स्थापना की, अतः फसल और आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी हुई। कुछ गांवों में पेयजल के अभाव के चलते लोग दूषित जल पीने को विवश थे। हमारी यूनिवर्सिटी ने जीवामृतम नामक वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम विकसित किया। इससे पहले टेस्टिंग के लिए अमृतपुरी आश्रम के पास लाया गया था। इसे हमने गोद लिए हुए गांव में भी लगाया। इस परियोजना के चलते जल जनित रोगों में भारी कमी आई है। कई गांवों में हमने पाया कि घर के कामकाज में उपयोगी पानी लाने के लिए महिलाओं को हर सुबह बहुत दूर तक चलकर जाना पड़ता। चूंकि इस एक ही काम में उनका इतना समय लग जाता था कि पैसा कमाने और परिवार की आय में हाथ बटाने के लिए समय ही नहीं बचता था। उनकी सहायता के लिए हमने उनके घरों के आसपास बोरवेल खोदे। बाद में हमें पता चला कि वे उस पानी को फिजूल गंवाने लगे थे, जबकि दूर गांव में पानी भरने आने वाले लोग अब भी विवेक से पानी का उपयोग कर रहे थे। हमारी यूनिवर्सिटी ने एक ऐप बनाई है जिससे पानी के अपव्यय का पता लगाया जा सकता है और उसमें सुधार भी लाया जा सकता है। कुछ गांवों में आय के प्रमुख साधन पशुपालन और डेयरी फार्मिंग थे। उनके द्वारा उत्पादित दूध को आधी दर पर खरीदा जाता था। बेचारे किसान कितनी मेहनत करके थोड़ी सी कमाई कर पाते हैं, जिससे उनका गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलता है। हमने हस्तक्षेप करके एक दूध सहकारी समिति का गठन किया ताकि इसके सदस्यों को दूध बेचने के अवसर प्राप्त हों। अब उनकी अच्छी कमाई होने लगी है। दूसरी ओर ऐसे भी गांव हैं जहां उन्होंने इन सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाया। कुछ ग्रामीण स्कूलों में हमने देखा कि एक ही कमरे में चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। एक ही अध्यापक था और वो भी उतना सुशिक्षित नहीं। एक ही कमरे में सभी बच्चे मुंह फेर कर अलग अलग दिशाओं में बैठे थे और वो बारी बारी से हर कक्षा को पढ़ाता। तब तक बाकी के बच्चे इंतजार में बैठे रहते। जब ये बच्चे हाई स्कूल गए तो वहाँ की पढ़ाई इनके पल्ले नहीं पड़ती थी। ऐसे में बच्चे विषाद का शिकार होकर स्कूल छोड़कर रोजी रोटी कमाने में लग गए। इस समस्या के समाधान के लिए हमने अपनी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की हैं। अब हम बच्चों के शिक्षा स्तर में सुधार देखने लगे हैं। हमारे सामने जो कठिनाई थी वो ये कि सरकार ने उन्हें फोन उपलब्ध कराए, पर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा न होने के कारण ये विकल्प वहां नहीं चला। यदि गांव में किसी एक स्थान पर इंटरनेट उपलब्ध हो तो वहां बड़ा टीवी स्क्रीन लगाकर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। अम्मा के मत में ऐसे क्षेत्रों, विशेषतः पर्वतीय क्षेत्रों के लिए यही बेहतर विकल्प होगा।
अन्य संस्थान और विश्वविद्यालय भी इस प्रणाली को अपनाकर बच्चों के ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। कोविड काल में भी सरकारी आदेशानुसार ऑनलाइन क्लास लगाए जाने पर भी इंटरनेट सुविधाओं के अभाव में गांव के बहुत बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पाए। केरल के आदिवासी क्षेत्र के अट्टपडी गांव में आश्रम की ओर से एक सहकारी योजना लागू की थी। हमने वनीय क्षेत्र में छोटे छोटे घर बनाए और बच्चों को शिक्षा देने लगे। इस योजना को हमने 33 वर्ष पूर्व शुरू किया था, हमारे अनाथाश्रम व उससे संलग्न स्कूल की स्थापना से पहले। वर्तमान में इस अनाथाश्रम में 400 बच्चे हैं। इन आदिवासी बस्तियों से बच्चों को स्कूल में लाए और उन्हें उच्च शिक्षा उपलब्ध कराई, किंतु उन दिनों आदिवासी जनजातियों के इन बच्चों को प्रशासन से उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक सहायता नहीं मिलती थी। इन बच्चों ने उनके विरुद्ध केस दर्ज किया और जीता भी, लेकिन प्राधिकारी वर्ग ने इस फैसले के विरुद्ध अपील की। अम्मा ने निर्णय लिया कि हम उनकी उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व लेंगे और उन्हें अपने स्कूल में ले लिया। हमने उन्हें अतिरिक्त ट्यूशन क्लासेस दी और कई बच्चे आज ग्रेजुएट और इंजीनियर्स बन गए। कई गांवों में स्कूल खोले गए हैं। सुविधाओं से वंचित इन लोगों की ओर आवश्यक सहायता का हाथ बढ़ाया जाए तो उनके भीतर छिपी प्रतिभाओं को बाहर ला सकते हैं। लेकिन अक्सर बच्चों को पहाड़ी इलाकों से नीचे उतरकर स्कूल बस लेने के लिए कई किलोमीटर चलकर आना पड़ता है। यदि एक परिवार के 3 बच्चे स्कूल जाते हैं तो 3,000 रुपये तो बस का किराया देना पड़ता है उन्हें। इन खर्चों के कारण मिडिल स्कूल तक पहुंचते पहुंचते 2 बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं और एक ही हाई स्कूल तक पहुंच पाता है। हालांकि कई स्कूल तो बना दिए गए हैं, पर खर्चों के कारण बहुत से बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। कई गांवों में सरकार की ओर से बिजली तो आई है, पर वोल्टेज बड़ी कम होती है, तो ग्रामीण विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासों का लाभ नहीं ले पाते। आश्रम द्वारा गोद लिए ऐसे कुछ गांवों में हमने सोलर पैनल भी लगाए हैं और इससे बच्चे अब पढ़ पा रहे हैं। कुछ दूसरे गांवों में हमने छोटे पैमाने पर स्थानीय नदियों से चलने वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाए हैं। वहां ट्रांसफार्मर लगाना महंगा है और सोलर पैनल लगाना सस्ता। सरकार द्वारा एक स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसव के पहले विटामिन आदि दिए जाते हैं, लेकिन ये शायद पर्याप्त न हो। उदाहरण के लिए, एक आम के पेड़ पर जब बौर आने लगा हो तो उसे खाद देकर बेहतर फल नहीं लगेगा। फिर भी फल मुरझाकर टूट सकता है, अविकसित रह सकता है या उसे कीड़ा लग सकता है। ऐसी अवस्था में महिलाओं को बचपन से ही पोषक आहार दिया जाना चाहिए ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। 65 वर्ष पूर्व गांव में अधिकतर पेड़ पौधे आयुर्वेदिक अर्थात औषधीय एवं पोषक होते थे। सप्ताह में एक बार मेरी माँ इनके पत्तों का उपयोग खाना बनाने में करती थी। यदि आज की ग्रामीण महिलाओं को उनके स्थानीय पौधों के लाभों से अवगत कराया जाए तो वे भी उनका प्रयोग भोजन बनाने में करके अपने परिवार का पोषण स्तर और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकती हैं। इससे गर्भावस्था में महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा और माता व शिशु की मृत्यु दर में कमी आएगी। दूर दराज के गांव में डॉक्टरों और टीचरों का मिलना कठिन है। लगभग 33 वर्ष पहले हमने कल्लपेट्टा में एक धर्मार्थ अस्पताल खोला था। इसे कृपा ही कहिए, 2 डॉक्टर मानो 2 फरिश्ते वहां काम करने को तैयार हो गए। इसके बावजूद कोई रोगी अस्पताल में आना नहीं चाहता था। आखिर इन डॉक्टरों को खाने के पैकेट लेकर इन आदिवासी बस्तियों में जाना पड़ा और उन्होंने घर घर जाकर अपनी सेवाएं अर्पण की। इस प्रकार वे उन लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर पाए। आज स्थिति ये है कि औसतन 300 रोगी प्रतिदिन इस अस्पताल में आते हैं। फिर भी ये डॉक्टर आज भी घर घर जाते हैं ताकि वे उनको लुभाकर उनको ही स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें। हमने कई गांवों में ग्राम समुदाय सभाएं बुलाईं। हमने देखा कि यद्यपि महिलाएं और पुरुष दोनों आते थे, पर बोलते केवल पुरुष ही थे, जबकि इनमें से कुछ गांवों में सरपंच तक महिला थी। महिलाएं चुप ही बैठी रहती थीं। हमने महिलाओं से अलग से मिलना शुरू किया। जब वे अकेली होती तो अचानक उन्हें अपनी अभिव्यक्ति खुलकर करने का मौका मिला।
एक गांव का सबसे अहम पहलू जिसे समझना आवश्यक है वहाँ की संस्कृति है। आश्रम ने 10 वर्ष पूर्व 108 से अधिक गांवों को गोद लिया था और अब आश्रम की सेवाएं 500 गांवों तक पहुंचती हैं। ग्रामीण लोगों को सेवाओं से पूरा लाभ मिले, इसलिए हमने हर गांव के ही कुछ लोगों को लेकर प्रशिक्षित करके सेवा में नियुक्त किया। दूसरी ज्वलंत समस्या है कोविड महामारी के बाद बच्चों में मनोरोगों की वृद्धि। बच्चों के व्यवहार और मेलजोल की भावना में परिवर्तन आया है। मानसिक अस्वस्थता के कारण लगभग 40% बच्चों के स्वभाव में परिवर्तन दिख रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी के अभाव के चलते लोगों को ये पता नहीं चलता कि उनके बच्चों में डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण हैं और अधिकांशतः स्मार्टफोन के दुरुपयोग और उसकी लत है। इसके कारण बच्चों की स्कूल जाने में रुचि नहीं रही। कई विद्यार्थियों को ड्रग्स की लत लग गई। यदि हम शुरुआत में ही इन लक्षणों को पहचान लें और समय रहते काउंसलिंग करें तो रोग को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, वरना ये आजीवन मनोरोग से ग्रस्त रहेंगे। इसके लिए अम्मा कुछ सरल सुझाव देना चाहेंगी। सेवा में रुचि रखने वाले मनोवैज्ञानिक व मनोरोग चिकित्सक सप्ताह में 1-2 घंटे स्कूलों और कॉलेजों में जाकर काउंसलिंग में लगाएं। ऐसे इलाकों में जहां स्वास्थ्य सेवाएं दुर्लभ हैं, हम मोबाइल क्लिनिक सेवाएं पहुंचाकर जल्दी स्वास्थ्य शिविर लगा सकते हैं। टेलीमेडिसिन सेवाएं भी पहुंचाई जा सकती हैं ताकि जिन लोगों को समुचित उपचार की आवश्यकता है उन्हें समय रहते चेतावनी और सलाह दी जा सके। रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग से भी फायदे होंगे। हाल ही में एक गर्भवती महिला को स्ट्रेचर पर डालकर लगभग 4 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जा रहे थे और रास्ते में ही प्रसव हो गया और बच्चे को बचाया नहीं जा सका। अतः अम्मा को लगता है कि इन सुविधाओं को लागू करना चाहिए। मनुष्य आज प्रकृति से अलग थलग सा हो गया है। अतीत में गोबर घाव को भरने का काम करता था, उसे घाव पर लगाया जाता था, परंतु यदि हम आज ऐसा करें तो घाव संक्रमित हो जाएगा। उस समय गायों को मूंगफली, तिल और नारियल की खली खिलाई जाती थी और भूसे में रासायनिक कीटनाशक भी नहीं होते थे। परिणाम स्वरूप गौ के सभी उत्पादों जैसे दूध, मूत्र व गोबर सभी में औषधीय गुण होते थे। फसलों पर एक सीमा में खाद और रसायन छिड़के जा सकते हैं। 5% के स्थान पर लाभ के लोभवश लोग 25% तक छिड़क देते हैं। अब रासायनिक कीटनाशक इत्यादि के उपयोग से जो एक समय दवा थी वो अब जहर बन गई। इतना प्रदूषित हो गया है जगत। मधुमेह हो तो केवल दवा लेना पर्याप्त नहीं है, पथ्य का पालन करना भी आवश्यक है। उसी प्रकार योजनाओं के साथ साथ उनके बारे में ज्ञान देना आवश्यक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक नई योजनाओं को लागू किया, परंतु इसका पूर्ण लाभ पहुंचाने के लिए लोगों में इनके बारे में और जानकारी देने की आवश्यकता है। आज समय की मुख्य मांग है समग्र दृष्टि वाले उत्तम मार्गदर्शकों की। हमें युद्ध की भाषा बोलने वालों की नहीं बल्कि शांति दूतों की आवश्यकता है। आज विश्व को अलगाव, भेदभाव की नहीं, जुड़ने की, एकता की जरूरत है। मन कैंची जैसा है जबकि दिल सुई सा। पोशाक तैयार करने के लिए हमें कैंची से कटाई करनी पड़ती है और फिर सुई से कपड़ों को सिलना जोड़ना पड़ता है। मन अपनी जगह अपना काम करे और दिल अपनी जगह। दिल पैराशूट जैसा है, न खुले तो स्वयं ही हम संकट में पड़ जाएंगे। ईश्वर हम सबको ऐसे विशाल हृदय प्रदान करे जो लोगों को एक साथ लाकर सब भेदभाव मिटा दे। भारत अध्यात्म की धरा है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के आध्यात्मिक तप और त्याग की तरंगे आज भी वातावरण में व्याप्त हैं। इन ऋषियों ने अनुभूत किया कि इस सृष्टि की प्रत्येक चर अचर वस्तु में व्याप्त आत्मा एक ही है और मैं ही वो आत्मा हूँ। इस अनुभूति के साथ उन्होंने प्रार्थना की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब प्राणी सुखी और दुख मुक्त हों, सब में सबको अच्छाई दिखाई दे। मनुष्य के लिए जिसे विज्ञान, तकनीकी और इंटरनेट से जुड़ने की जल्दी है, अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे वो पूरी तरह से कट गया है। वो अपनी आत्मा से दूर चला गया है, पर्यावरण से दूर चला गया है, प्रकृति से दूर चला गया है। हम प्रेम और जीवन से ही दूर चले गए हैं और तो और हम ईश्वर से ही दूर हो गए।
इतना ही नहीं, हमने आध्यात्मिक मूल्यों तक से नाता तोड़ लिया है। एक शिक्षा है आजीविका कमाने के लिए और एक है जीवन के लिए। प्राचीन गुरुकुल काल में दोनों की शिक्षा दी जाती थी। आजीविका वाली शिक्षा आवश्यक है शैक्षिक और सांसारिक सफलता हेतु। जीवनार्थ शिक्षा उस तत्व की शिक्षा देती है जिससे मन शांत और एयर कंडीशन्ड हो जाए। मनुष्य पक्षी की तरह उड़ना और मछली की तरह तैरना तो सीख गया है, पर मनुष्य की तरह चलना और रहना भूल गया है। सृष्टा और सृष्टि दो नहीं, एक ही हैं। सूर्य को उसका पथ दिखलाने के लिए मोमबत्ती की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ण के आभूषणों में स्वयं स्वर्ण निहित है और आभूषण स्वर्ण में है। सनातन धर्म सिखाता है कि सब में ईश्वर का दर्शन करके उनसे प्रेम करो और उनकी सेवा करो। हम गाड़ी ध्यान से चला रहे हों तो भी दूसरा आदमी लापरवाही से चलाता हुआ हमसे टकरा सकता है। इसलिए ईश्वर कृपा हर स्थिति में आवश्यक है। इस कृपा की प्राप्ति के लिए हमारी ओर से सत्कर्मों की आवश्यकता है। इस जगत का आधार एक लय ताल है। जगत और इसके प्रत्येक प्राणी के बीच एक अटूट संबंध है। ये ब्रह्मांड परस्पर जुड़े हुए एक विशाल नेटवर्क जैसा है। जरा एक ऐसे जाल के बारे में सोचो जिसके चारों कोनों को चार लोग पकड़े हों। इसके एक कोने को हिलाएंगे तो सारे जाल में तरंगे महसूस होंगे। इसी प्रकार जाने अनजाने हमारे सब कर्म व्यष्टि अथवा समष्टि संपूर्ण सृष्टि में गुंजायमान होते हैं। अतः हम ये न सोचते बैठें कि जब वे बदलेंगे तो मैं बदल जाऊंगा, बल्कि वे बदलें न बदलें, हम बदलेंगे तो हम दूसरों में भी परिवर्तन ला सकेंगे। प्राचीन काल से भारत भूमि का मंत्र रहा है वसुधैव कुटुंबकम, और आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। G20 देशों की अध्यक्षता विश्व के सामने इस सत्य को प्रस्तुत करने का एक अनूठा अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उठाया गया ये कदम और उनके नेतृत्व में कार्यरत सरकार विश्व को दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने हेतु प्रेरित करे। आइए हम यहाँ परिवर्तन का नया दीप जलाएं। इस दीप शिखा से अनेकों दीप जलें और विश्व भर में ले जाए जाएं। इस महायज्ञ का शंखनाद संपूर्ण विश्व में गूंज उठे। ये मनुष्य हृदयों के बंद द्वार खोल दे। ये सर्वत्र प्रकाश फैलाए। यदि हम अपने कर्मों का वांछित फल चाहते हैं तो तीन चीजें आवश्यक हैं: समुचित समय, प्रयत्न और ईश्वर की कृपा। यदि किसी को एक नीलामी में भाग लेने के लिए बहुत दूर जाना हो तो वो बहुत सुबह जल्दी उठकर कार में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकलता है। हो सकता है रास्ते में उसकी कार खराब हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, जिसके चलते वो फ्लाइट के समय तक एयरपोर्ट ना पहुंच सके, या एयरपोर्ट समय से पहुंच भी जाए पर पता लगे कि प्लेन में कोई तकनीकी खराबी है या मौसम उड़ान के अनुकूल नहीं है और फ्लाइट रद्द हो जाए। ऐसे में उस व्यक्ति ने प्रयत्न में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, परंतु चूंकि कृपा उसके अनुकूल नहीं थी, अतः वो गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया। हमारे सभी कर्म पूरे हों, इसके लिए ईश्वर की कृपा आवश्यक है। ऐसी हम सबकी सोच हो। कृपा का वरद हस्त हम सब पर रहे।